वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही चैप्टर 4 अपलोड कर दिया था। एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास 11th का पूरा अपलोड कर दिया था ताकि आपके एग्जाम्स में सुविधा हो। अब मैं चैप्टर 7 अपलोड करने वाली हूँ। अपन चैप्टर 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो मैंने सोचा इसको पहले अपन अपलोड कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है। अब सबसे पहले रिसोर्स का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप रिसोर्स से? आप बताइए, आप क्या समझते हैं रिसोर्स से? रिसोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भले वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, भले वो रॉ मटेरियल्स हो, भले वो मशीनरी हो, कुछ भी रिसोर्स हो। ऐसी चीज जो हमें बिजनेस करने में हेल्प करती है, वो एक प्रोडक्टिव फैक्टर होता है ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो ये होता है रिसोर्स। तो एन इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फैक्टर रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश एन एक्टिविटी और एज अ मींस टू अंडरटेक एन एंटरप्राइज एंड अचीव द डिजायर्ड आउटकम इज नोन एज रिसोर्स। मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड आउटकम मिले, वो क्या हो गई? रिसोर्स। और रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिजिकल, जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और उसके गोल को फुलफिल करता है। तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंटेंजिबल। तो सब मिला के बिजनेस रिसोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे, अब प्रोक्यूरमेंट होता है, मतलब रिसोर्स को कैसे खरीदा जाए या कैसे उसको बिजनेस में अप्लाई किया जाए। ठीक है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक प्रैक्टिस है रिसोर्स की, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमको रिसोर्सेज दे रहा है, जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदना। तो रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल्स के सप्लायर से रॉ मटेरियल्स खरीदना। वैसे कोई भी रिसोर्स प्रोक्योरमेंट या मोबिलाइजेशन का मतलब है जो भी रिसोर्स प्रोवाइडर है उससे रिसोर्स खरीदना। अब रिसोर्स मैं अनलाइन वाला पढ़ रही हूँ। ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एडवोकेट्स अपॉन द राइट टाइप ऑफ रिसोर्स एट द राइट टाइम। राइट टाइप ऑफ रिसोर्स एट द राइट टाइम, क्योंकि रिसोर्स अगर हमें रॉ मटेरियल अभी चाहिए क्योंकि हमें अपना जो ऑर्डर है वो पूरा करना है, और अगर वो रॉ मटेरियल 15 दिन बाद आता है तो हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, आगे ऑर्डर के लिए काम काम आएगा लेकिन इस ऑर्डर के लिए काम नहीं आएगा। एट राइट प्राइस भी होना चाहिए, महंगा महंगा नहीं खरीदना हमको, विथ राइट यूज ऑफ एक्वायर्ड रिसोर्सेज, दस ensuring ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम। कि हम रिसोर्सेज एक्वायर करें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, और राइट टाइप का, और राइट प्राइस पे, और ताकि हम अपने जो भी रिसोर्स हमने एक्वायर किया उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो बेसिक रिसोर्सेज क्या है? लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड तो पता है, जमीन जिसे बिजनेस करने वाले, लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज, और कैपिटल मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैसे रिसोर्सेज का इफेक्टिव मोबिलाइजेशन हो सकता है, मतलब सही समय पे, सही प्राइस पे, सही टाइम पे वो कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले, सबसे पहला स्टेप देखिए, एरो बना हुआ ना, उस हिसाब से अपन चलेंगे। इवेलुएट द नीड ऑफ रिसोर्स। पहले हमें देखना है कि क्या हमें सच्ची में रिसोर्स की जरूरत है कि नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या हमें सच्ची में रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, या हमें स्टॉक पड़ा है, या कब ऑर्डर करना है, कितनी जरूरत है, सब। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्स। रॉ मटेरियल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर रखी है, तो जो रॉ मटेरियल में जो बने बनाए कुरकुरे आते हैं, या मसाले चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, कैसे क्या करना है आपको, रिसोर्स को कौन से टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जरूरत है कि नहीं, दूसरा किसकी जरूरत है, तीसरा लोकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स प्रोवाइडर है, क्या उसके पास है भी रॉ मटेरियल जिसको हम ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके पास अवेलेबल है। तीसरा, सॉरी, चौथा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सप्लायर्स। उससे बात करो कि भाई इतना इस टाइम पे चाहिए हमको, यहाँ अभी तक चाहिए चल जाएगा, और इतने प्राइस में चाहिए और इतना क्वांटिटी चाहिए। फिर क्वांटिटी और क्वालिटी डिसाइड कर दो कि भाई इससे नीचे नहीं चलेगा, बेकार माल मत भेजना, अच्छा माल भेजना, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने वाला है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन मोबिलाइजेशन। मान लो जो मैं रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर रही हूँ वो तमिलनाडु से ऑर्डर कर रही हूँ, चेन्नई या तमिलनाडु साउथ से ऑर्डर कर रही हूँ, तो यहाँ तक मतलब नॉर्थ तक आने में, या फिर जो जहाँ मैं रहती हूँ राजस्थान में, तो वहां तक आने में उसको क्या, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, और फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, मैं बाय ट्रेन मंगाऊँ, बाय ट्रक मंगाऊँ, कैसे मंगाऊँ, वो देखना पड़ेगा।
अरेंज फंड्स फॉर एक्विजिशन। अब माल तो मंगा लिया, ऑर्डर तो प्लेस कर लिया, पैसे तो देने पड़ेंगे ना उनको, फ्री में तो देगा नहीं वो। तो पहले फंड्स अरेंज करो, और लास्ट है कि अगर रिसोर्सेज आ जाए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मतलब हमने 100 किलो माल मंगा दिया, अब तो उसको हमारे पास इतना बड़ा गोदाम भी होना चाहिए ना जिसमें हम ये 100 किलो माल स्टोर कर सके, और ऐसा स्टोर करें ताकि जो कभी ऐसे इंसेक्ट या पेस्ट है ये सब हमारे माल को खराब नहीं कर दें, तो उसका स्टॉक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये है इफेक्टिव रिसोर्स। अब आगे बढ़े। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अब मोबिलाइजेशन, ये भी मोबिलाइजेशन है। अब देखते हैं आगे, इसी के आगे कंटिन्यू है, ठीक है। It includes building valuable contacts and networks and gathering the interest, support, and in-kind contributions important to organization. A resource mobilization plan must follow closely the vision, mission and goals of the organization. मतलब कि जब हम रिसोर्सेज मोबिलाइज करते हैं, मतलब यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, तो हमें अपने पॉलिसीज का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमारे दिमाग में विजन होना चाहिए कि जो भी रिसोर्सेस आएगा, जरूरी नहीं हम रॉ मटेरियल्स एक्वायर करें, हम मशीनरी भी एक्वायर कर सकते हैं, वो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाता है। या हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक्वायर कर सकते हैं, तो वो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहलाता है। तो ये सब जो रिसोर्सेज हम प्रोक्योर करते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करने से पहले हमें अपना विजन देखना पड़ेगा कि हमें कैसे तरीके के अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स एक्वायर कर रहे हैं तो कैसे तरीके के अपन को वो चाहिए होंगे, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे जॉब क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो किसी भी एंटरप्राइज का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर किया है, दूसरा उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखा है, तीसरा क्या हम उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करते हैं ताकि उनकी डिमांड स्केर्स है। मान लो कि मेरे फर्म में 1 या 2 सीए हैं, ठीक है, और सीए लोगों का काम तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर अब कैसे, मतलब मैं उनसे कैसे काम निकलवाऊँ ताकि मेरी डेडलाइंस भी सारी कंप्लीट हो जाए और उनको मतलब ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं रखूँ। क्योंकि आजकल तो जीएसटी की डेडलाइंस हर महीने आती रहती है। तो क्योंकि सीए जो है वो ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं है, सो राइट टाइप का मतलब हमारे काम का उनके उनके इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हमारे काम का आ सके। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इतना भी एक्वायर करना इतना भी आसान नहीं है। सही क्वालिफिकेशन के साथ सही प्लेस पे हम उसको पोस्ट करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स भी स्केर्स होते हैं, तो कोई भी रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, उसका इफेक्टिवली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चार तरीके की रिसोर्सेज हैं, इंटेलेक्चुअल, मटेरियल, ह्यूमन और फाइनेंशियल, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आपको पता ही है कि कैपिटल हम कहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। मेरे हिसाब से आपको देख नहीं रहा होगा जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। मटेरियल रिसोर्सेज में लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल एज अंडर एंड ओवर स्टॉकिंग इज अवॉइडेड। कि मतलब हमने ऐसे स्टॉक तो नहीं बना लिया कि भाई ज़्यादा ही हमने मटेरियल एक्वायर कर लिया किसी चीज़ का, और किसी का बिल्कुल ही कम पड़ गया, मैं शॉर्ट पड़ गया, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल में लिखा हुआ है इन कंपनीज हुज वेल्थ इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल न्यूट्रल्स रेदर देन इंटेलेक्चुअल में लिखा हुआ है इन कंपनीज हुज वेल्थ इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल नेटवर्क्स रेदर देन हियरिकल द राइट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। मतलब इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज मतलब जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको एक्वायर करना, तो उनको ढंग से एक्वायर करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को देखते हुए। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स में लिखा हुआ है व्हेन पीपल गो टू वर्क दे शुडंट हैव टू लीव देयर हार्ट्स एट होम। ऐसा हमको रिसोर्सेज एक्वायर करनी है और उनको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ह्यूमन रिसोर्सेज को जो उनका मतलब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं हो और वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस उनका मेंटेन हो सके, ठीक है। अब आगे पढ़े। हम जॉनसन एंड स्कोल्स ने क्या कहा है, स्ट्रेटजी इज द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। स्ट्रेटजी बनाना मतलब प्लान बनाना, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना कि आपका विजन के हिसाब से आपका क्या प्लान है, मतलब आप 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं।
which achieves advantage for the organization through its configuration of resources within a challenging environment. मतलब वो कैसे अचीव कर सकता है अपने स्ट्रेटेजी को, जब अपने रिसोर्सेज को ढंग से कॉन्फ़िगर करे, मोबिलाइज करे और उसको ऑर्गेनाइज करे और स्कैर्स रिसोर्सेज का ढंग से यूज करे टू मीट द नीड्स ऑफ मार्केट, ताकि उसकी मार्केट के सारे नीड्स फुलफिल हो सके और उसके स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हो सके। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स की रिसोर्सेज होती हैं कि एक फर्म का जो भी बेसिक इनपुट्स रॉ मटेरियल है वो डिपेंड करता है कितने पे, नेचर, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी साइज क्या है, स्मॉल फर्म है, मीडियम फर्म है, लार्ज फर्म है, बड़ी कंपनी, फैक्ट्री, इस पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज क्या। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब हमको जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे कौन से प्रोडक्ट के लिए चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। तो हमें जो रिसोर्सेज चाहिए वो कौन से प्रोडक्ट के लिए चाहिए और कौन सा बिजनेस एक्टिविटी है, हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, वो सब जो रिसोर्सेज के टाइप है उस पर डिपेंड करता है। अब रिसोर्सेज 5 तरीके के होते हैं: फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल और इंटेंजिबल। ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपना जो ह्यूमंस, जो इंसान अपनी एबिलिटीज और स्किल्स के थ्रू उसको डेवलप करता है। तो वो फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको हम टच कर सकें, जैसे बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, जो जरूरी है किसी भी एंटरप्राइज को रन करने के लिए। तो मेजरली फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है, कोई भी एंटरप्राइज का प्लेस, कि कहाँ वो अपना बिजनेस करने वाला है। ठीक है। अब फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस, मतलब बिल्डिंग ही होती है, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स में सब आ जाता है, हथौड़े से लेकर बड़ी सी मशीन तक सब आ जाता है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी, मतलब हमें कुछ ऐसी मशीन भी चाहिए होती है जो हमारे जो चीज़ों को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर सके, उसमें सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपके ऑफिस में आपको, जैसे मान लो मुझे एक ऑफिस खोलना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक मेरे लिए डेस्क चाहिए होगी, एक मेरे लिए डेस्क चाहिए होगी, एक मेरे लिए केबिन चाहिए होगा, मेरे एम्प्लॉयज के लिए 10 टेबल, 10 कंप्यूटर्स चाहिए और सब। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जो मेरे को अपने ऑफिस को रन करने के लिए चाहिए, वो हो जाती है हमारी फिजिकल रिसोर्सेस। तो फिजिकल रिसोर्सेस मतलब प्लेस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम प्लेस सेलेक्ट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज में, तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं, हमारी कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब उस बिल्डिंग को एक्वायर करने में या उस मशीनरी को एक्वायर करने में हमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है। दूसरा, क्या हम उस प्लेस पे रह के, मतलब मान लो मैंने सिटी के बीच में अपना बिल्डिंग लिया, तो जरूरी नहीं मुझे हमेशा सिटी के बीच में ही मिले। अगर आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी के वहां पे अपना बिल्डिंग सेटअप कर रही हूँ, तो क्या मुझे दूसरे रिसोर्सेज का भी एक्सेस मिलेगा, मतलब लेबर, मटेरियल में आराम से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, मैं अपने घर से वहाँ उधर तक जाऊँ, तो वहां तक मेरा कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या दूसरे जो एम्प्लॉयज काम करने आएंगे उनका क्या कॉस्ट लगेगा, या मैं मटेरियल मंगाऊंगी तो उसका क्या कॉस्ट लगेगा। दूसरा, हमारा लेबर अवेलेबल है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, उन सबका पानी वानी जो भी चाहिए मुझे प्रोडक्शन के लिए, वो सब अवेलेबल है कि नहीं। और दूसरा कि मैं इजीली मार्केट को वो एक्सेसिबल हो, मतलब कुछ मुझे जरूरी चाहिए तो फटाफट वो मेरे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच जाए। और दूसरा कि मैं कहीं ऐसी जगह तो नहीं सेटअप कर रही जहाँ पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ हो, कि भाई मेरी फैक्ट्री से अगर मान लो पोल्यूशन होता है, तो क्या गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा उस रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, या मान लो मैंने गंगा के आसपास कोई अपनी फैक्ट्री सेटअप करी, तो वो मुझ पे ऐसा कोई केस तो नहीं कर देंगे कि भाई आप गंगा को पोल्यूट कर रहे हो। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको, है ना। दूसरे जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट्स, उसका उसका क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे कॉस्ट पे, अगर हम उसको एक्वायर करेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखना पड़ेगा कि हमें कितनी ड्यूरेबिलिटी उस एसेट की, कितना हम लोग, मतलब अगर हम उस एसेट को एक्वायर कर लेंगे, मतलब मशीनरी हमने 10 लाख की मशीनरी मंगवाई, तो हमें हमारी कितनी ग्रोथ हो जाएगी, और मार्केट की नीड क्या है, कि किसको तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट की साइज क्या है, कि मैं मशीनरी तो मंगाऊं पर मेरा काम चले ही नहीं, मतलब नहीं। क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो हमें उस मशीनरी से मिलेंगे। दूसरा क्या है, ये मशीनरी की टेक्नोलॉजी फटाफट आउटडेटेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और क्या इसको मशीनरी को यूज करने में हमें, मुझे अपने जो भी एम्प्लॉयज उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, ये आसानी से यूज हो सकती है। तो ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्लेस को एक्वायर करने के लिए हमें
आप अपने दिमाग में सोच के देखिए, अगर किसी प्लेस को एक्वायर करना है हमें, तो हमें क्या-क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उस प्लेस की कितनी है और आस-पास पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, मुझे लेबर आराम से मिलेगा, मुझे दूसरी चीज़ें फैसिलिटीज़ आराम से मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, ये सब। और दूसरा जो हम फिजिकल रिसोर्सेज़ एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या कि हमारे शॉर्ट टर्म कितना कॉस्ट आएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दूसरे कितने वैरायटी के होंगे, क्या टेक्नोलॉजी आएगी उसकी, कितने कैसे प्रोडक्ट देगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, ये सब। ठीक है? तो 2 अलग-अलग चीज़ें। है ना? तो आप अपने आप को एक बिज़नेसमैन समझिए और फिर आप अगर रॉ मटेरियल एक्वायर करें या माल खरीदेंगे, तो उसके लिए आप क्या सोचेंगे, तो ये आप उसमें लेके आइएगा, ठीक है? अब सबसे बड़ा है ह्यूमन रिसोर्सेज़ लाइक हम। जैसे हम पढ़ेंगे, हम जो सर्विस क्लास जो लोग हैं, जो यहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में और किसी भी बिज़नेस के डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज़ को सँभालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पूरे स्किल्स, एबिलिटीज, टैलेंट्स, एप्टीट्यूड्स, ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स कुल मिला के जितने भी लोग हैं वो सब आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं। भले वो काम करने वाला पियोन ही हो या फिर झाड़ू निकालने वाला कोई भी जो भी है भाई हो भैया हो या फिर है ना आपके जो फर्म में काम करने वाला कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो, सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। तो इम्पोर्टेंस क्यों है ह्यूमन रिसोर्सेज? क्योंकि हमारे जो बिजनेस है वो सिर्फ ह्यूमन से ही चलता है, ह्यूमन के बिना हमारा बिजनेस ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो हमें राइट टाइम पे राइट आदमी और राइट जॉब पे हो तो हम हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है? अब बेनिफिट्स क्या है मतलब सबसे पहला कि अगर हम राइट मैन को राइट जॉब पे पहुंचाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे फर्म को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि मान लो कि मुझे जिस जगह पे जिस आदमी की ज़रूरत थी, तो वो मुझे उधर मिल गया। मान लो मेरी एक बेकरी है, अगर मुझे केक बनाने वाला सबसे बेस्ट बंदा मिला, पर मैंने उसकी जो भी उसके टैलेंट का बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया। मतलब मैं उसको केक बनाने वाले की जगह मैं उसको वहाँ पे बेकरी में बिठा दिया जहाँ पे पेटीज़-वेटीज़ बनाते। तो इससे उसके टैलेंट का मिसयूज़ होता है। तो हमारे जो फर्म है या हमारा जो बिज़नेस है वो उतना ग्रो नहीं करेगा। अगर मैं उसको केक बनाने वाले उस पे अम, हायर कर लूँ तो वो हमारे बिज़नेस को बहुत ग्रो करेगा। दूसरा वेस्टेजेस कम होंगे, जो स्पेशलाइज़ होगा वो अपने टैलेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो इससे रिसोर्सेज़ का वेस्टेज भी बहुत कम होने वाला है। इनएफिशिएंट होगा नहीं, उसको सब ट्रेनिंग मिली हुई होगी और लेबर टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कि मतलब लोग आपकी कंपनी को फर्म को छोड़-छोड़ के चले जाते हैं। काम सीखते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका अपनी फर्म को अपना ह्यूमन रिसोर्सेज़ को ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो आपको छोड़ के नहीं जाएँ और यहीं पे टिक के काम करें। और प्रोडक्शन का कॉस्ट भी सेव होता है अगर कोई एफिशिएंट वर्कर हमारे पास काम करने आ जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या है बेनिफिट्स हैं? रिक्रूटमेंट, स्किल, टैलेंट, डेवलपमेंट, गोल, ट्रेनिंग, ये सब देखते हैं हम। है ना? ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कोई भी एक्वायर करना है एम्प्लॉयी, तो उसको क्या 2 सवाल पूछने पड़ेंगे उससे। सबसे पहला सवाल है कि इसको किस तरीके का आदमी चाहिए, ठीक है? और दूसरा कितने चाहिए? जिस तरीके का मतलब हमने सोच लिया कि हमें इस तरीके का चाहिए तो हमें उसे उस तरीके के कितने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन-सा हमको मतलब किस पोज़ीशन पे हमको आदमी चाहिए। मतलब क्या करना क्या जो अगर हम एक्वायर करेंगे तो क्या करेगा वो? या तो वो प्रोडक्शन करेगा या तो वो सेल्समैन चाहिए हमको या फिर हमें अकाउंटेंट चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, ठीक है? तो इसके लिए और फिर उसके लिए मतलब मान लो मुझे अकाउंटेंट चाहिए, तो अकाउंटेंट के लिए उसकी मिनिमम क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? उसको बीकॉम करना चाहिए, उसको टैली आना चाहिए, या उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, या उसको 2-3 जगहों पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हम उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देखेंगे। और फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फ़ॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मतलब मेरे एम्प्लॉइज़ में फीमेल के जो कैंडिडेट्स हैं या लोअर कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये सब ध्यान में रखते हुए किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर
करना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है, कहीं पे फीमेल को। तो हमको वो सब ध्यान, एंटरप्रेन्योर को वो सब ध्यान रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना पड़ेगा। अब ये मैनिंग टेबल है। मैनिंग टेबल मतलब ये क्या करते हैं हम लोग, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है, मतलब टॉप मैनेजमेंट में कितने लोग होने चाहिए, नॉन मैनेजर स्टाफ में कितने होने चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कितने लोग होने चाहिए, सबको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्यूटीज, उनके पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड किया जाता है। तो 3 तरीके से डिवाइड होते हैं, मैनेजरियल मैन पावर, नॉन मैनेजरियल और प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये अनलाइन वाला पढ़ लेते हैं। In an organization, each person would have a different position, duties, responsibilities. आपको ये तो पता ही है. Make it imperative from an organization to have a wide range of personnel ranging from managers. इससे क्या होता है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन में होते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जैसे बहुत सारे 2-3 मैनेजर्स, कुछ ओनर्स होंगे, पार्टनर्स, सुपरवाइजर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। मजदूर भी चाहिए तो हमें स्किल्ड भी चाहिए, तो सब देखना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली जो स्लाइड है हम अभी 1 मिनट में, मतलब थोड़ी देर बाद आके पढ़ेंगे। तो अभी अपन ये पढ़ेंगे मैनिंग टेबल, ठीक है। मैनिंग टेबल में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैनेजर स्टाफ है, नॉन मैनेजर स्टाफ था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव था। ठीक है, तो मैनेजर स्टाफ में सबसे ऊपर क्या है, टॉप में, मिडिल में और लोअर में कौन रहेगा। टॉप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जनरल डायरेक्टर, सीईओ। मिडिल में क्या, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल। और लोअर में सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर। ठीक है, इन इन जो स्टाफ है इनको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स ऑफ द एंटरप्राइज। ब्रेन बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी का विजन, मिशन सब डिसाइड करते हैं कि आगे क्या पॉलिसीज रखनी है, किस डायरेक्शन में उनको जाना है, किस डायरेक्शन में उनको बिजनेस करना है, गोल्स वो सब ये सब डिसाइड करते हैं। तो ये जो होते हैं सबसे हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, तो इसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है कंपनी में, है ना। दूसरे होते हैं नॉन मैनेजरल स्टाफ। उसमें भी 4 तरीके के होते हैं, हाईली स्किल्ड, स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड में फिर स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। केक वाला जो होगा स्किल्ड होगा, उसका जो चमचा होगा वो सेमी स्किल्ड होगा, भाई ऊपर से क्रीम लगा लिया, फूल लगा लिया, जो डिजाइन लगा लिया। अनस्किल्ड मतलब जैसे वो आटा वाटा गूंदने का काम कर लेगा, इधर से उधर सामान पहुंचाने का काम कर लेगा। तो ये जो होते हैं नॉन मैनेजरल स्टाफ होते हैं, इनको वर्कर्स भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और इनका जिम्मेदारी होती है प्रोडक्शन का काम करना। और इसके बाद है जो है अदर्स। अदर्स में आते हैं टेक्निकल या ट्रेन स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और प्रोफेशनल मैन पावर। टेक्निकल ट्रेन स्टाफ में कौन होते हैं, जो हमारी जो मशीनरी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, उसको हैंडल करने में हमें मदद करते हैं कि कहाँ से क्या तार जोड़नी है, और कहाँ से प्रोडक्शन होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल डालेंगे, और कहाँ से फिनिश गुड्स निकलेगा। और कुछ इंजीनियर्स जो होते हैं जो ऊपर नीचे हमारे स्टेज हो जाती है, तो उनको देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर जो हमारे खास करके वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, बट हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जैसे बुक कीपिंग, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग, टाइपिंग, कोई हमें कुछ लेटर वेटर टाइप करवाना है, या कोई कोटेशन देना है अपने सप्लायर को, तो वो सब टाइप करवाना है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस सपोर्ट्स, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं। और प्रोफेशनल मैन पावर तो आपको पता ही है, किसी भी फर्म में प्रोफेशनल, किसी भी एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है, भले वो सीईओ, सीएसओ, लॉयर हो, ऑडिटर हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है, हम्म ये वाला जो था, फिर हमें किस तरीके के लोग चाहिए और कितने लोग चाहिए। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके के लोग, हमें पता चल गया कि मैनेजर चाहिए, नॉन मैनेजर चाहिए, अदर्स चाहिए। और हम देखेंगे अब कितने लोग चाहिए। उस जॉब पोजीशन में ले हमें 10 लोग चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने लोग चाहिए, कि हमें कितना हमारा खास काम है, और उस काम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, कितने लोग करेंगे, और उसी काम में कितने और काम इन्वॉल्व है। जैसे रॉ मटेरियल से एक्वायर करना इतना आसान नहीं होता। जैसे पहले कोटेशन भेजना पड़ता है, फिर बहुत सारे लोगों को फोन करना पड़ता है कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, फिर वो सप्लायर सही प्राइस पे देगा नहीं देगा, फिर उसका स्टॉक मैनेजमेंट, उसके स्टॉक रजिस्टर में एंट्री, तो सब इस पूरे प्रोसेस में 4 या 5 लोग चाहिए। तो उन 4-5 लोग में से भी मतलब एक प्रोडक्ट के लिए 4-5 लोग चाहिए। आपको 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 4-5 इंटू 10 50 लोग हो गए। तो इतने आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा कि एक जने को काम करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर काम करेगा, वो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो वो कितना हमारा
फुलफिल कर लेगा हमारी जो रिक्वायरमेंट है, कि कितनी वो छुट्टियाँ लेगा, कितना वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, कितने और चाहिए, और हमारा कितना एक्सपेंशन और डाइवर्जन का प्लान है, तो मुझे और लोगों की ज़रूरत है। तो वो सब हम डिसाइड करके नंबर ऑफ पीपल निकालते हैं, ठीक है? तो अब एम्प्लॉइज़ को कैसे रिटेन किया जाता है, मतलब लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस अर्ली, कि मतलब अ, हमें आपसे ये उम्मीद है कि आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल तक होनी चाहिए। दूसरा, कि अपने टैलेंट्स और स्किल को यूज़ करने का अलाउ करना चाहिए, भई बिल्कुल रोबोट नहीं बनाना, उनको ऐसे ही करो, ऐसे-ऐसे करो, खुद का दिमाग में यूज़ करो। तीसरा, कि कभी उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ ताकि अपनी मन की बात आराम से बोल सकें। दूसरा, कि उनको एप्रिशिएट करो कि भई बहुत अच्छा, कभी उनको बोनस दो, कभी अवार्ड्स दो। और दूसरा, लास्ट है सुपरविज़न, तो मतलब उनका सुपरवाइज़र, उनका मैनेजर, उनका बॉस अच्छा होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो टिके रहेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉइज़ को रिटेन किया जाता है। ठीक है? तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ पर्सनल। आप कैसे अपने, जो भी आपके पास इंटरव्यू कोई देने जाते हो आप, तो कम से कम भी 100 या 200 लोग जाते हैं, उसमें से मुश्किल से 25 या 30 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो हम लोग कैसे उसको सिलेक्शन करते हैं? एज़ अ बिज़नेसमैन आप सोचो आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे? तो देखते हैं हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? ये वाला तो वीडियो आप पहले इसको देखिए, कि गूगल जो है अपनी एम्प्लॉइज़ को कैसे प्रोवाइड करता है सर्विसेज़, ताकि, क्योंकि गूगल में सबका ड्रीम जॉब होता है गूगल की कंपनी में काम करना, गूगल कंपनी में काम करना, वहाँ पे ऑफ़िस में जाना। तो क्यों लोग इतना ड्रीम जॉब उसका, क्यों लोग उसको ऐसा करते हैं कि भई ये हमारा ड्रीम जॉब है? तो आप इस वीडियो में देख के मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, और देखिए अभी इस वीडियो को, ठीक है? वाला ऐसी हाईटेक सुविधा भी है। अगर इसमें दम घुटता है तो फिर यहां सोकर हो जाइए तरोताजा। दूसरे हिस्से में जाने के लिए वही बोरिंग लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इस फायर पाइप का इस्तेमाल कीजिए, या फिर ऐसी स्लाइड का। अगर एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना हो तो पैरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। गूगल की ये रंग बिरंगी साइकिलें कब काम आएंगी। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कमा के कार खरीदेंगे तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। गूगल के रिसेप्शन से इलेक्ट्रॉनिक चाबी उठाइए, पार्किंग में खड़ी गूगल की इन शानदार कारों में किसी से भी निकल जाइए। काम हो जाए तो वापस कार खड़ी कर दीजिए। गूगल ईंधन का पैसा भी नहीं लेगा। इन सुविधाओं पर गूगल सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है, और वो इसलिए क्योंकि उसे अपने कर्मचारियों की फिक्र करनी आती है। यही वजह है कि गूगल के दफ्तर में ही हॉस्पिटल भी है, जहां मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ के कर्मचारी न तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और न जीवन बीमा, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो परिवार को गूगल अगले 10 साल की तनख्वाह मुफ्त देता है। गूगल का ये दफ्तर इतिहास से भविष्य का नाता भी जोड़ता है। लाइब्रेरी आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगी तो दफ्तर का फर्नीचर किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा एहसास देगा। यही वजह है कि गूगल को दुनिया भर से बेहतरीन कर्मचारी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। हर 15 सेकंड में नौकरी के लिए एक नई एप्लीकेशन गूगल के इस दफ्तर में पहुंच जाती है। नौकरी की एप्लीकेशन हो या फिर वो डेटा जो आप अलग अलग साइट पर देखते हैं और सेव करते हैं, वो गूगल के दफ्तर में मौजूद इसी डेटा सेंटर का हिस्सा बन जाता है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जो हिस्सा खराब हो जाता है गूगल उसे ठीक नहीं करता, बल्कि तोड़कर फेंक देता है, क्योंकि हर डेटा की एक नहीं कई कॉपियां गूगल के इस भारी भरकम सेंटर में मौजूद होती हैं। ऐसे में गूगल में मोदी का दौरा क्या भारत के लिए भी नई कार्य संस्कृति सीखने का मौका बन सकता है? जब भी हम कोई भी पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें एक दिमाग का में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें राइट काइंड ऑफ पीपल चाहिए, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे। तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना हमें उसमें खर्चा करना पड़ेगा उसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग में। दूसरा, कि हम उसको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की और लोगों के साथ फैमिलाइज करना पड़ेगा, उनका टाइम टू टाइम अप्रेजल करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, उनका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर टर्मिनेशन कर दिया हमने उनका, भाई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, टर्मिनेशन की भी स्कीम्स हमें देखनी पड़ेगी। हम मान लो उसने रिटायरमेंट ले लिया तो उसका भी देखना पड़ेगा, और क्या हम अपने सारे जो एक्ट्स हैं एम्प्लॉइज एक्ट पे जो लगते हैं, पीएफ का एक्ट और मिसलेनियस प्रोविजन फंड एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट जो लगता है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है?
और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपने वो वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा। तो अब जो इसके बाद जो एक्सपर्ट एडवाइस है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मुझे पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच।